सभी साथियों को मेरा नमस्कार। उत्तराखंड के प्रमुख जनजातीय समूह की हम चर्चा कर रहे हैं। उसमें आज जिस जनजातीय समूह की हम चर्चा करेंगे वो है भोटांतिक या भोटिया। देखिए, आमतौर पर यह जनजातीय समूह स्वयं को भोटिया नहीं कहलाना चाहते, क्योंकि इनको इस शब्द से कहीं ना कहीं आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है, जिस कारणवश ये अपने आप को सोका या जौहरी शब्द इस्तेमाल करना चाहते हैं। सोका और जौहरी, मारछा, तोलछा ये वो प्रमुख इनकी उपजातियां हैं। ये अपने आप को उपजातियों के नाम से ज़्यादा परिचित रखना चाहते हैं। इनका निवास स्थल की अगर हम बात करें तो हमने आपको पहले ही बताया था कि ये दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं, अति दुर्गम क्षेत्र में, उत्तराखंड के उत्तरी क्षेत्र में, जहाँ पर बर्फ़ पड़ती है, ऐसे पर्वतीय क्षेत्र में जहाँ पर हम आम लोगों का रहना मुश्किल है। यहाँ पर साधारण अन्य लोग कम संख्या में रहते हैं, बहुत कम, मगर जनजातीय क्षेत्रों ने इस जंगल के इलाके को वीरान नहीं किया। ये कई सदियों पुरानी प्रजातियां हैं जो यहाँ पर आज भी जनजाति हैं जो आज भी यहाँ पर निवास करती हैं। इनका इतिहास हमने पिछले वीडियोज में पढ़ा कि रात जन समुदाय जो निर्जातीय समूह था उनसे इनका संबंध स्थापित होता है, मगर इनके यहाँ पर विवाह की प्रथा के अनुरूप अन्य जातियों के साथ भी विवाह हुए हैं, जिस कारण ये एक मिक्स जनजाति के रूप में जानी जाती है। देखिए, हमने कहा था कि ऊंची ऊंची चोटियों पर, पहाड़ी की, यहाँ पर इनका निवास होता है। जब सर्दी पड़ती है तो ये नीचे घाटियों में आ जाते हैं, क्योंकि वो असहनीय सर्दी, ऊपर बर्फ पड़ती है, पानी की मात्रा भी नहीं मिलती। 4000 मीटर तक की ऊंचाई पर इनका निवास स्थल रहता है। देखिए, क्षेत्र हमने आपको बताए थे, एक जाड़ गंगा नदी का क्षेत्र है, यहाँ पर जो जानवी नदी है भागीरथी की सहायक, वहां पर जाड़ भोटिया लोग रहते हैं। मतलब इन्हीं का, भोटांतिक लोगों का ये ग्रुप जाड़ के नाम से जाना जाता है। मंदाकिनी, देखिए इधर मैं थोड़ा सा कन्वर्ट कर देता हूँ, क्योंकि ये तोलछा, मारछा ये इधर है और तोलछा इधर है। मलारी घाटी में मारछा इन्हीं का, भोटांतिक ग्रुप का एक समूह है, वो यहाँ पर रहता है। और अलकनंदा की वादी में तोलछा। आप मानचित्र में देखते जाइए, चमोली में, उत्तरकाशी में और पिथौरागढ़ में प्रमुख निवास स्थल है। ठीक, हमने इससे पहले की वीडियो में सारी चीज़ आपको पहले बता दी थी। जोहार मुंशारी की तरफ और शोका धारचूला की तरफ ये प्रमुखतः इन क्षेत्रों में रहते हैं भोटांतिक लोग, और इनका प्रमुख व्यवसाय व्यापार था। देखिए, वास्तव में भारत जब सोने की चिड़िया था, इन्हीं लोगों की बदौलत था। यहाँ से, क्योंकि हमारे क्षेत्र में गेहूं ज़्यादा होता है उस तिब्बत के क्षेत्र के मुकाबले, ये व्यापार कहाँ से करते थे? यहाँ से तिब्बत से तमाम मुख्य स्फटिक, स्वर्ण मुद्राएं, स्वर्ण के आभूषण ये तिब्बत से इधर लाते थे, और यहाँ से गन्ना, गेहूं, जौ, ये चीज़ें, केसर, इनको, क्योंकि वस्तु विनिमय प्रणाली थी, तिब्बत पहुंचाया करते थे। 1962 तक इन लोगों ने तिब्बत के साथ व्यापार जारी रखा, मगर 1962 में भारत चीन के युद्ध के बाद ये रास्ता बंद हो गया। फिर मात्र कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे से ही भारतीय वहां प्रवेश कर पाते हैं, वो भी अनुमति के बाद। उसके बाद से ये रास्ता बंद हो गया था, ठीक, भोटांतिक लोगों का। लेकिन ये आदिकाल से ही इस क्षेत्र पर निवास कर रहे हैं। आज भी देखिए, हमने कहा कई उपजाति जनसमूह यहाँ पर हैं, जैसे जाड़ भोटिया, तोलछा, मारछा, जोहार और शोका। प्रमुखतः अपने आप को जोहार और शोका कहलाना इनको अच्छा भी लगता है। ठीक, अगर आप इनके गेटअप की बात करेंगे तो नाक चपटी जैसे मंगोलाइट लोग थे। हालांकि मैंने पिछली वीडियो में निर्जातीय समूह में एक चीज़ बताना आपको भूल गया था मैं, खस लोगों को सबर और मुंड भी कहा जाता है। पिछली जगह जाकर के नोट भी कर लीजिए, जो चीज़ छूट जाती है मैं उसको बाद में बता देता हूँ। सबर और मुंड भी कहा जाता है, ठीक। अच्छा, तो देखिए, अगर आप इनके गेटअप की बात करें तो हम बात करते हैं मंगोलाइट ग्रुप से मेल खाते हैं। कान लंबे होंगे, आंखें गोल होंगी और पतली होंगी, नाक चपटी होगी, कद नाटा होगा, दाढ़ी मूंछ नहीं होगी, प्लेन रहेंगे। तो ये कुछ हद तक मंगोलाइट ग्रुप से बिल्कुल मैचिंग है, और वहीं सीमांत क्षेत्रों में ही इनका निवास स्थल भी है। ऊंची चोटियों पर रहते हैं, जिस कारण पहाड़ी क्षेत्रों में हाइट ज़्यादातर लोगों की नहीं होती है, तो नाटा कद इनका पहचान के तौर पर आप देख सकते हैं। आभूषण की बात करेंगे तो जो पुरुष घुटनों तक कपड़ा पहनते हैं उसको रंगा नाम से बोला जाता है। घुटनों तक एक कुर्ता होता है जो घुटनों तक चलता है, उसको रंगा के नाम से यहाँ पर बोला जाता है। जूते जो होते हैं इनके बाखो बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बाखो। कुछ अहम जानकारियां हैं जो परीक्षा से के लिए महत्वपूर्ण जाती है, नोट कर लीजिएगा आप, मैंने लिखी नहीं है सब कुछ, ठीक है।
अच्छा, इनके आभूषणों को सालीपुली बोलते हैं, ये जरूर नोट कर लीजिएगा आप। भूटांतिक लोगों में आभूषणों को क्या बोलते हैं? सालीपुड़ी। ठीक, इनके आभूषण क्या होते हैं? चूकला, माला, ठीक है, चूकला। और देखिए मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मैं भी पहली बार ये नाम सुन रहा हूँ। एक चू माला होती है और एक चुबती होती है। चू नाम से ज़्यादातर आभूषण शुरू होते हैं, चू कला, चू माला, चुबती। ठीक, उसका अतिरिक्त जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण आभूषण को ये साली पुली के नाम से जानते हैं। ठीक, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। बलडंग, ये एक माला है स्त्री के गले की, बलडंग, और खोंगली गले की है। ठीक, दोनों गले की हैं, कंगली और माला। ठीक, ये इनका प्रमुख आभूषण हुआ। आभूषण क्योंकि महत्व रखते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक, इस वजह से आप इसको याद रखिएगा। उसके अतिरिक्त यहाँ सामाजिक जीवन की हम बात करते हैं। इनके यहाँ प्रथा, एक भूमो नाम की प्रथा है। जब बच्चा 3 माह का हो जाता है यहाँ, तो 3 माह के उपरांत उसको नए कपड़े पहनाए जाते हैं। ठीक, और आसपास के क्षेत्र के जो भी उनके रिश्तेदार बच्चे होंगे, वो 9 बार बच्चे को कंधे पर बांधकर चक्कर लगाते हैं घर के बाहर, 9 बार। तो उस व्यवस्था को हम भूमो बोलते हैं, प्रश्या भूमो। जब बच्चा 3 साल या 7 साल का हो जाए, तो इन्हीं के रिश्तेदारों में, बच्चों में या फिर बूढ़ों में 3, 5, 7 साल के, 3, 5 और 7 साल के जो बच्चे होंगे, वो 3, 5 साल, 7 कैंचिया या 9, मतलब और विषम नंबर में, विषम संख्या में उतनी कैंची लेकर के बाल काटे जाते हैं। जब बच्चा 3 या 7 साल का होगा, प्रश्या बोमो बोलते हैं उस प्रोसेस को। बुढ़ानी नाम की प्रक्रिया वो 20 साल के बाद होती है, जब बच्चा 20 साल का हो जाता है। ठीक, ये आपने नोट किया। अच्छा, अब इसमें बात करते हैं इनके प्रमुख देवता की। ज़्यादातर देवता यहाँ पर भूमियाल देवता की पूजा करते हैं। प्रमुख देवता के तौर पर ये पशुपालक हैं। इनका प्रमुख व्यवसाय क्या है? पशुपालन है। वहाँ से, उसी के माध्यम से ये दूध अर्जित करते हैं, मांस अर्जित करते हैं, जिससे इनका जीवन यापन चलता है। यहाँ पर स्त्रियां भी मदिरा का सेवन करती हैं, जिसको छंग बोलते हैं। चकती नाम का एक पदार्थ होता है, जिसको ये बड़े चाव से मदिरा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। किसी भी समारोह में, चाहे विवाह समारोह हो, अंत्येष्टि हो, मतलब व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी यहाँ उत्सव होता है, और उसमें चकती छंग नाम के शराब या मदिरा का सेवन किया जाता है। ये परंपराएं हैं इनकी। ठीक, ये मैं आपको बता देता हूँ। चकती छंग का इस्तेमाल वहाँ भी किया जाता है जब ये लोग व्यापार करते हैं। शराब का इस्तेमाल बता देता हूँ मैं आपको कहाँ कहाँ होता है। जब आदिकाल में ये लोग व्यापार करते थे तिब्बत के साथ, तो बीच का एक संधिकर्ता होता था जो दोनों को आपस में कनेक्ट करता था, उसको मित्तुर बोलते थे। क्योंकि व्यापार का सामान इधर से उधर जाना है, तो बीच में जो मीडिएटर, माध्यम एक भूमिका निभाता था, उसको मित्तुर बोलते थे। और ये दोनों आपस में एक झूठी शराब पीते थे एक दूसरे के, एक प्याले में शराब इधर, एक प्याले में शराब उधर। छंग बोलते हैं शराब को यहाँ पर, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, छंग बोलते हैं। ठीक, उसके अतिरिक्त इन लोगों का एक रुमाल एक दूसरे को भेंट किया जाता था। उसके बाद वो पत्र लिखा जाता था, जिसको ग्वारखल बोलते हैं। एक पत्र लिखा जाता था समझौते का, और फिर एक पत्थर के 2 टुकड़े किए जाते थे। एक उस मित्र को दिया जाता था, और एक भूटांतिक लोग जो व्यापार करने जा रहे हैं उनको आपस में साझा किया जाता था। और जब व्यापार करके अपने वापस आता था, तो वो पत्थर वापस दे दिया जाता था और समझौता पूरा हो जाता था। तो वहां पर भी चकती छंग का इस्तेमाल होता था। ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक, अच्छा, इनका प्रमुख पेय पदार्थ क्या है जो परीक्षा से के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है? छंग नहीं है, शराब। हाँ, वो स्त्रियां भी पीती है, ये अलग बात है। ज्या बोलते हैं जो इनका प्रमुख पेय पदार्थ है। ये एक्चुअल में है चाय की तरह, मगर इसमें चाय के अतिरिक्त नमक और मक्खन और मिला दिया जाता है। चाय से मतलब दूध, चाय पत्ती, उसके साथ मिक्स किया जाएगा नमक और मक्खन। ये प्रमुख पदार्थ है जिसको ज्या बोलते हैं। नोट कर लीजिएगा आप, ज्या, आधा जे और या, ज्या प्रमुख पेय पदार्थ है, तो जरूर नोट करिएगा। ठीक, उसके अतिरिक्त ये चावल के रस को भी पीते हैं। चावल का मिक्स, मतलब चावल को कूट करके एक रस बनाते हैं, उसको जान बोलते हैं। ये भी नोट करिएगा आप, जान बोलते हैं चावल के रस को। देखिए, जनजातीय समूह में ऐसी बहुत सारी जानकारियां जो हमें याद करनी पड़ती हैं, नोट करनी पड़ती हैं। ठीक, इसी वजह से ऐसे ऐसे नाम आपको अब याद करने पड़े होंगे। देखिए, भोजन में भात को ये छाकू बोलते हैं। ठीक, और रोटी को कुट्टो बोलते हैं, क्योंकि चावल निचले स्तर पर चावल खूब मात्रा में होता है, और ये लोग भी चावल बोलते हैं। हालांकि ये बड़ा अजीब सा आपको लग रहा होगा, क्योंकि चावल तो उष्ण कटिबंधीय पौधा है जो गर्म क्षेत्रों में होता है।
ठीक, लेकिन ये व्यापारी लोग हैं और व्यापारी लोग इधर से उधर व्यापार ही करते हैं। ठीक, तो जो भारत का व्यापार है वो तिब्बत तक इन्हीं के माध्यम से अभी तक जाता रहा है। अगर आप इनके प्रमुख देवता की बात करेंगे तो ये पशुपालक लोग हैं। देखिए हमने भी चर्चा कर दी, भूमियाल देवता तो है ही, घंटाकर्ण या घड़ियाल देवता इनके प्रमुख देवता हैं। ये मानते हैं कि जंगलों में इनके जानवर जब घास चरने जाते हैं तो वो उनकी रक्षा करता है घड़ियाल देवता। ठीक, घंटाकर्ण बोलते हैं। हालांकि इस वीडियो में आपको खूब कंफ्यूजन हो रहा होगा, नाम इस तरह से आ रहे हैं। हमारी कोशिश है कि आपको हम कहानी के माध्यम से समझा पाते, मगर इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये आपको नोट ही करने पड़ेंगे। ठीक, इसके अतिरिक्त अगर जंगल में पशुपालन के दौरान इनका जानवर खो जाए तो ये किस देवता की पूजा करते हैं बताइए? सिद्धवा और विधवा। देखिए नाम मुझे भी याद करने पड़े, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। मैं इस संस्कृति से बहुत दूर हूँ, लेकिन परीक्षा के लिए हमें बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। बहुत से नए नामों को जिसको सुना भी नहीं है उनको दिमाग में रखना पड़ता है। सिद्धवा और विधवा आप नोट कर लीजिए। अगर जानवर खो जाए तो उसे ढूंढने में मदद करते हैं प्रमुख देवता इनके सिद्धवा और विधवा। ठीक, चलिए ये भी आपको याद हो गया होगा। हम तो ऐसी आशा करते हैं कि आप सब कुछ याद ही कर पा रहे होंगे। अच्छा चलिए, मैं भी आपके लिए भी एक सवाल ले जाता हूँ। आपत्ति के समय ये लोग किस देवता की पूजा करते हैं? आपत्ति के समय ये लोग किस देवता की पूजा करते हैं? आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दे दीजिए। ठीक, ये सवाल आपके लिए छोड़ जाता हूँ मैं। अगर आप विवाह की बात करेंगे तो यहाँ पर एक बड़ी बेहतरीन प्रथा है। ठीक, रंगमंच नेयम के नाम से है। उसमें अविवाहित युवतियों और युवक को एक साथ रखा जाता है, नृत्य होता है, प्रतियोगिता होती है और एक दूसरे को पसंद करने का पूरा मौका मिलता है। मतलब एक समारोह का आयोजन किया जाता है जिसमें युवक और युवतियां दोनों आते हैं, नृत्य करते हैं और एक दूसरे को पसंद करते हैं और उसके बाद वो विवाह हो जाता है, जिसमें 2 प्रकार से विवाह होता है। क्योंकि इसमें आपसी रजामंदी भी होती है, माँ बाप की भी, क्योंकि एक समुदाय का एक त्यौहार है। ठीक, समुदाय को, एक लोगों के ग्रुप को यहाँ पर कूच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कूच। और एक बड़े विस्तृत क्षेत्र को राठ बोलते हैं। राठ में इनमें देखिए नियम है ना, शादी विवाह आपके चाचा मामा ताऊ उनके बच्चों के बीच आपस में हो जाता है। और ये जो प्रथा जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें आपस में दोनों की शादी के लिए साथ में बैठाया जाता है। आप इसे लव मैरिज जैसा ही समझिए कि आपको अधिकार है अपने युवक, अपने प्रेमी को चुनने का। ठीक, ये यहाँ पर एक अच्छी प्रथा भी आप कह सकते हैं। और 2 तरह से विवाह होता है, एक तत्सम, ठीक, एक तत्सम प्रकार से विवाह होता है और एक दामोला के नाम से, मैंने शायद नोट किया होगा इसको। तत्सम प्रथा में बहू कुछ भेंट देती है वर को और बाराती आते हैं और वो भेंट लेकर के, जैसे हम आमतौर पर लोग शादी करते हैं उसी तरह से ये प्रथा चलती है। लेकिन दामोला नाम की प्रथा में पत्र लिखा जाता है और बाराती में दूल्हा नहीं आता, बाराती आते हैं और पत्नी को लेकर के वापस दूल्हे के घर ले आते हैं। मतलब वहाँ दूल्हा नहीं जाता बाराती के तौर पर। ठीक, ये इसकी प्रमुख खासियत है जो हमने आपको बताई। तो ये भोटिया जनजाति का प्रमुख क्षेत्र था। प्रमुख कुछ नियम थे, कुछ सवाल थे जो परीक्षा में आते हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल जो परीक्षा में आता है वो मैंने आपसे ही पूछ लिया, उसका जवाब आप ही दीजिए मुझे कि विपत्ति के समय किसकी पूजा करते हैं, अन्यथा अगली वीडियो में हम इसका उत्तर आपको दे देंगे। फिलहाल भूटांत्रिक ग्रुप समूह में जितनी हमने चर्चा करनी थी की। अब क्योंकि जनसंख्या इनकी हमने आपको पहले ही बता दी है, ठीक है, और क्षेत्र आपको पहले ही बता दिए गए हैं। अगली बार हम करेंगे अन्य किसी जनजाति के साथ आपके समक्ष, पर इसकी महत्वपूर्ण जानकारी को आप जरूर नोट कर लीजिएगा। धन्यवाद।